गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 28 मई 2020। तो दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो पहला न्यूज है हमारे पास डिस्कस करने के लिए वो है कि अमेरिका ने की भारत चीन विवाद में मध्यस्थता की पेशकश। तो आपको पता है कि अमेरिका इस तरह से पहले भी पेशकश किया है कश्मीर मुद्दे पे भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो कल जो है हमने डिटेल से डिस्कस किया था यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और चीन के बीच में क्या इशू है, भारत और चीन के बीच में क्या हिस्ट्री है, भारत और चीन के बीच में क्या पॉजिटिव पॉइंट है और भारत और चीन के बीच में क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या विवाद के पक्ष हैं। तो हमने कल डिटेल से डिस्कस किया है। हमारा वीडियो नहीं देखा है तो कल जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। कुछ बेसिक पॉइंट कल छूट गया था, उसको आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीन ऐसा कर क्यों रहा, हमें ये समझना होगा कि चीन जो है वर्तमान में इस तरह का क्यों कर रहा है, आक्रामक रूप क्यों अपना रहा इंडिया के प्रति, ताइवान के प्रति, दक्षिणी चीन सागर में, हांगकांग के प्रति। तो जितने भी चीन के पड़ोसी देश हैं उनके साथ चीन इस तरह का व्यवहार वर्तमान में क्यों कर रहा। देखो, इसके लिए हमें बेस में जाना होगा। जो चीन के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, आज से 2 वर्ष पहले उन्होंने चीन के संविधान में संशोधन करके आजीवन भर के लिए वो चीन के राष्ट्रपति बन गए। तो ऐसे में चीन के बहुत सारे महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो चीन में हैं और राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उसके इरादों पे पानी फिर गया। तो 2 वर्ष के भीतर ही जो है शी जिनपिंग पे एक बड़ी सी आफत आ गई है और वो आफत है कोरोना वायरस को लेकर के, जहां विश्व के 100 से अधिक देश चीन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चीन को एक्यूज कर रहे हैं कि आपके कारण कोरोना वायरस फैला। ऐसे कंडीशन में चीन का जो आंतरिक मुद्दा है, चीन के जो लोग हैं वो भी एक तरह से असंतोष की भावना उसमें भी क्रिएट हो रही है कि चीन की सरकार ने इसको ढंग से हैंडल नहीं किया है और यही कारण है कि विश्व लेवल पे ये फैल रहा है। चीन के बहुत सारे लोग जो विदेश में रह रहे हैं वो भी क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि चीन की सरकार को इसको ढंग से हैंडल करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी इंटरनल इशू बढ़ता है, आंतरिक समस्या बढ़ती है, आंतरिक असंतोष बढ़ता है, तो वैसे कंडीशन में जो आस पड़ोस के जो देश होते हैं, अगर वहाँ पे युद्ध की नीति आप अपनाते हैं तो वो तत्कालिक मुद्दा जो है गौन हो जाता है। आपके इंटरनल जो मैटर है कुछ देर के लिए वो गौन हो जाता है। जैसे मान लो चीन अभी हांगकांग को अपनाने के लिए कोशिश कर रहा है। हांगकांग को चीन चाहता है कि पूरी तरह से हांगकांग अब जो है चीन का पार्ट हो जाए, तो इसके लिए कोशिश कर रहा है। तो अगर चीन इसमें सफल होता है तो चीन के जो अंदर जो लोगों में असंतोष था वो कुछ देर के लिए समाप्त हो सकता है। तो एक तरह से भटकाने का मुद्दा होता है, यानी चीन के लोगों में असंतोष है तो उसको भटकाने के लिए जो है इस तरह का मुद्दा का सहारा लिया जाता है ताकि शी जिनपिंग भी किसी तरह का कोई इशू ना उठे। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि देखो, ताइवान जो है आज से कुछ दिन पहले भारत ने ताइवान में, भारत के जो कुछ सांसद हैं, पार्लियामेंट के जो कुछ सांसद हैं, उसको ताइवान भेजने का वो भारत ने निर्देश दिया। यानी भारत के कुछ सांसद जो है ताइवान जाएंगे, वहाँ के जो शपथ ग्रहण समारोह है वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। चीन इसका स्पष्ट तौर पे विरोध कर रहा है कि भारत सरकार को वो किसी भी नीति नहीं अपनानी चाहिए जो चीन के पक्ष में नहीं हो, स्पष्ट तौर पे विरोध किया। तो ये भी इशू है। तो इस तरह के बहुत सारे इशू कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन बेसिकली इशू याद रखना है कि शी जिनपिंग पे किसी तरह का कोई आंतरिक जो है विद्रोह की स्थिति ना हो। तो इसलिए जो है इस तरह से बाह्य मुद्दा को लाने की कोशिश कर रही है। चीन के अंदर जो लोग हैं वो कोरोना वायरस पे बात नहीं करे, चीन के बाहर जो लोग हैं, यानी जो 100 देश है विश्व में, वो कोरोना वायरस पे बात नहीं करे, इसलिए मुद्दा भटकाने के लिए इस तरह का चीज़ें चीन ला रहा है। राइट। देखो, टीडी पे इसको लेकर के कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हो, निश्चित तौर पे आपको पढ़ना चाहिए। ये ईरान से आता है, उसके बाद अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान के बाद इंडिया में आता है। और लगभग कल का रिपोर्ट ये है कि टीडी का जो छोटा समूह होता है उसमें मिनिमम 4 करोड़ टीडी होते हैं और 4 करोड़ टीडी जो है
FAO की रिपोर्ट के अनुसार, FAO की रिपोर्ट के अनुसार ये जो टिड्डी का छोटा समूह होता है एक दिन में उतना भोजन कर लेता है, उतने फसल को नष्ट कर लेते हैं जितना 35,000 लोग, जितना 35,000 लोग जो है सुबह और शाम का खाना आराम से खा लेगा, उतना खाना ये लोग एक दिन में नष्ट कर देते हैं, उतना भोजन एक दिन में नष्ट कर देते हैं। तो काफ़ी बड़ा जो है एक संघर्ष की कंडीशन है वर्तमान में टिड्डी को लेकर के। सरकार को इस पर जागरूक और सजग होने की आवश्यकता है। देखो ये जो संस्था है ना, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए। प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी मॉर्गन की 187 करोड़ की संपत्ति जब्त की। जेपी मॉर्गन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रवर्तन निर्देशालय, इसके बारे में जानना। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रवर्तन निर्देशालय क्या है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ईडी जो है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के जो राजस्व विभाग है उसके अधीन एक वित्तीय एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 5 इसका क्षेत्रीय कार्यालय है जो है मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसके अलावा 5 क्षेत्रीय क्वार्टर मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसका कार्य जो करता है 2 एक्ट के वायलेशन पे काम करता है कि किसी भी कंपनी के द्वारा ये अगर 2 एक्ट वायलेट करेगा तो उसके बाद ईडी की महत्ता हो जाती है, ईडी वहाँ पे एक्शन लेता है। पहला एक्ट कौन सा है? फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लंघन अगर हो रहा है और फॉरेन एक्सचेंज का अगर उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में ईडी एक्शन लेगा। तो क्लियर है कि ईडी किस एक्ट के तहत एक्शन लेता है? फेमा और पीएमएलए। देखो यहाँ पे जो है कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीन की सैन्य पैंतरेबाजी थमने पे होगी मंत्रणा। डिस्कस हो रहा है कि चीन पे किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो, देखो ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो इसको चिनूक कहा गया। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि हाल फिलहाल में ही इसे हमने लाया है। कहाँ से? अमेरिका से इसे हमने परचेज किया। चिनूक इसको कहा गया। 25 मार्च 2019 को जो है चिनूक को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। 25 मार्च 2019 को, लगभग 1 वर्ष पहले। ये क्या है? हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसको कहा गया है हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। ये कई तरह का बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है, यानी इसका एक से अधिक उद्देश्य है। इसका इस्तेमाल सैनिक को लाने के लिए किया जा सकता है, हथियार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जा सकता है, उपकरण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जा सकता है, ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जा सकता है, आपदा के समय में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी चिनूक हेलीकॉप्टर का यूज किया जा सकता है। और इसे बनाया किसने है? इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। तो चिनूक के बारे में याद रखना, चिनूक को अमेरिका से हमने बनाया है, मल्टीपर्पस इसका यूज है। देखो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि केवल मनरेगा के भरोसे नहीं सुधरेंगे हालत, यानी केवल जो है मनरेगा के भरोसे हालत नहीं सुधरेंगे। लखनऊ से ये न्यूज़ है। हमको इम्पोर्टेंट है कि मनरेगा के बारे में जानना। एक बार फिर से हम मनरेगा के बारे में डिस्कस करते हैं। और मनरेगा लगातार चर्चा में रह रहा है, तो एग्जाम में कैसे न कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में। मनरेगा का पहले नाम फुल फॉर्म याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये जो लागू हुआ था ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। इसका जो बेसिक प्रोविज़न था ये था कि 100 दिन की रोजगार गारंटी युक्त रोजगार देना, यानी जो एक व्यक्ति को 100 दिन का जो है 365 दिन में, एक साल में 100 दिन की गारंटी रोजगार देना, यानी उसको सरकार 100 दिन की रोजगार देगी, इस बात की सरकार गारंटी देती है।
5 किलोमीटर के, जैसे मान लो एक व्यक्ति का घर ये है, यहाँ पे है, तो इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितना जगह है, 5 किलोमीटर के रेडियस में सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाएगी। सूखा क्षेत्र और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार का प्रावधान है। तो जो भी सूखा क्षेत्र है या जनजातीय इलाका है, वहाँ 150 दिन का सरकार रोजगार जो उपलब्ध करवाएगी। मनरेगा के तहत लगभग 13 करोड़ परिवारों को, 13 करोड़ परिवारों के लगभग 28 करोड़ कामगारों को, 28 करोड़ लेबर को जो है मनरेगा कार्ड मिला हुआ है, जॉब कार्ड मिला हुआ है, यानी वो जाकर रोजगार ले सकते हैं 100 दिन का। और एक रिपोर्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, इसकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा जब से शुरू हुआ तब से ग्रामीण जनसंख्या में, ग्रामीण गरीबी में काफ़ी हद तक कमी आई है। जो ग्रामीण गरीबी पहले 42% था, मनरेगा के बाद वर्तमान में लगभग 30% हो गई है। तो यानी मनरेगा एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो गई है, गांव में लोगों को रोजगार प्राप्त करवाने का एक साधन हो गई है। फिर एक हेलीकॉप्टर, देखो ये सब जो है ना नॉर्मली यूपीएससी में नॉर्मली पूछता है, स्टेट पीसीएस में भी आपको पूछ देगा कि तेजस क्या है, तो थोड़ा सा तेजस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चिनूक क्या है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मनरेगा क्या है तो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। तो तेजस क्या है? तेजस तो पहले याद रखो कि हम लोग का इंडिजिनस है, यानी हम लोग ने खुद इसको बनाया है, इसको हेल ने बनाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया, इसे बनाया, सॉरी प्लेन है, इस प्लेन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसकी जो रफ्तार है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है, 2400 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार है। और स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान इसका कहा गया, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान यह है तेजस। याद रखना हेल के द्वारा बनाया गया, भारत का इंडिजिनस है। चिनूक कहाँ का है? तो चिनूक भारत का इंडिजिनस नहीं है, चिनूक है आपको अमेरिका का, बोइंग कंपनी ने उसका निर्माण किया। इसको एक बार देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल होकर थोड़ा लिखा गया है, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये इसमें भी क्या कहा गया, जो आरबीआई थे, आर्थिक परेशानियों का कठिन दौर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी हद तक डाटा की हेरफेर किया गया है, डाटा का कारीगरी काफ़ी किया गया है इस आर्टिकल में। क्यों लिखा गया है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद से पढ़ लेना। आरबीआई ने कहा है कि 2020-21 में, यहाँ पे लिखा हुआ आरबीआई ने कहा है 2020-21 में भारत का जो जीडीपी है वो नकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। दूसरी तरफ जो सरकार है, जो सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी जो है 2% ग्रो करेगी 2020-21 में। तो इन दोनों के बीच जो द्वंद्व है, एक तरफ आरबीआई कर रही है आपकी जीडीपी नेगेटिव जाएगी, क्रिसिल जैसी संस्था कर रही है कि जीडीपी नेगेटिव जाएगी, और सरकार के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है वो कह रहे हैं कि जीडीपी पॉजिटिव रहेगी और 2% ग्रोथ करेगी। तो इनके बीच में जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को लेकर के ये लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक स्लो डाउन, सॉरी लॉकडाउन के बाद जो देश की स्थिति खुलेगी और उसके बाद किस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस भारत को झेलना होगा, उसको लेकर के एक आर्टिकल है। तकनीक निभा रही कारगर भूमिका, वर्तमान में लॉकडाउन में किस तरह से तकनीक कारगर भूमिका निभा रही है, किस तरह से आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के कोरोना की मॉनिटरिंग की जा रही है, किस तरह से डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लेकर के आर्टिकल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ सकते हो। देखो ये हम डिस्कस करेंगे, इसको लेकर के आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ग्रामोदय से भारतोदय योजना, यानी जिस ग्राम उदय से, ग्राम के डेवलपमेंट से भारत का डेवलपमेंट किस तरह से हो, ग्राम के डेवलपमेंट से, ग्राम के उदय से भारत का उदय किस तरह से हो, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे।
गांधी जी को कोट किया जाता है जब भी ग्रामोदय की बात आती है, ग्रामोदय की बात आती है, गांधी जी को कोट किया जाता है। और इसी को लेकर के यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान समय में गांधी जी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी वर्तमान में गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है उसको लेकर के महत्व पे प्रकाश डालिए। अगर लिखना चाहते हो तो आप मेंस का क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो, लगभग 150 वर्ड में इसका जवाब देना। तो लिख कर अगर आप हमें भी पोस्ट करोगे तो कोशिश करूंगा मैं भी उसको देखने का। तो इसी पर्सपेक्टिव में आज हम इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। देखो ये जो लेखक हैं इन्होंने गांव की कुछ महत्ता के बारे में डिस्कस किया है और गांधी जी के वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में भी डिस्कस किया है, दोनों पे डिस्कस करेंगे हम। गांव में जो है 66% आबादी, भारत की 66% आबादी देश की गांव में रहती हैं और इस 66% में से लगभग 25%, आउट ऑफ 66% 25% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 66% आबादी देश की गांव में रहती है और 25% आबादी उस 66% में से गरीबी रेखा के नीचे है। दूसरा कि विभिन्न उद्योगों के लिए 70% कच्चे माल की जो आपूर्ति होती है वो गांव से होती है, इसलिए गांवों की महत्ता अधिक है। यानी जो आप शहर में सामान परचेज करते हो, जो शहर में आप यूज करते हो, खाना यूज करते हो, जो शहर में अन्य चीज़ें यूज करते हो, उनका जो कच्चा माल कहाँ से आता है, वो कच्चा माल आता है गाँव से आता है। तो गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी वो क्या अवधारणा थी, इसको लेकर के लगातार चर्चा में है और लगातार एडिटोरियल लिखा जा रहा है इस पर। तो गांधी जी का कहना था कि ग्राम प्रजातंत्र जो है ऐसा प्रजातंत्र होना चाहिए जो निर्भर दूसरे पर ना हो, यानी एक गांव जो है दूसरे गांव पे निर्भर नहीं हो, एक गांव भी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, गांव किसी स्टेट पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और गांधी जी का इकोनॉमिक मॉडल भी यही था कि ग्राम अर्थव्यवस्था जो है, गांव में इतनी उत्पादन आप कीजिए, गांव में उसको गांव में देखो, गांव में प्रोसेसिंग भी उसको कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, ये सारा काम कीजिए ताकि एक गांव को दूसरे गांव से भी हेल्प लेने की आवश्यकता ना पड़े। गांव सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, गांव की इकोनॉमी, गांव की अर्थव्यवस्था सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। गांव में जितना सामान कंज्यूम किया जाता है वो गांव कोशिश करे खुद बनाने का, राइट। तो ये कहना था गांधी जी का। आज देखते हैं हम गांव में बहुत सारा चीज़ मिलने लगा, मैगी मिलने लगा, अन्य चीज़ें मिलने लगी, तो वो सारा प्रोसेस्ड होकर आता है। गांधी जी का कहना था कि गांव में जो चीज़ मिलना चाहिए वो गांव में इनबिल्ट होना चाहिए, गांव में ही बनना चाहिए। दूसरा जो है गांधी जी का कहना था कि बॉटम टू टॉप होना चाहिए, जो चुनाव होता है, इलेक्शन जो होता है वो बॉटम टू टॉप होना चाहिए। यानी जैसे गांव के कुछ लोग मिल करके जो है वार्ड कमिश्नर का चुनाव करते हैं, वार्ड कमिश्नर जो है मिल करके मुखिया का चुनाव करें, मुखिया जो है वो एमएलए का चुनाव करें और एमएलए जो है वो एमपी का चुनाव करें। तो इस तरह से बॉटम टू टॉप होना चाहिए, गांव के लोग मिलकर मुखिया का चुनाव करें, मुखिया मिलकर के एमएलए का चुनाव करें, एमएलए मिलकर एमपी का चुनाव करें। यानी जो चुनाव होना चाहिए वो बॉटम टू टॉप होना चाहिए, राइट। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज अवधारणा था उसका कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था और गाँव की कुछ महत्ता दी हुई थी जिसको लेकर के हमने डिस्कस किया। इसको लेकिन एक बार पढ़ लेना, आप अपने से पढ़ लेना। इसका जो एडिटोरियल, इसका जो पीडीएफ है, दैनिक जागरण, चूँकि दिल्ली में अगर आप रहते हो तभी जाकर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आपको उपलब्ध होगा। आप मान लो बिहार में रहते हो, आप यूपी में रहते हो, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पेपर आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका पीडीएफ भी आपको पढ़ना पड़ेगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चीन से विस्थापित 600 विदेशी कंपनियों को लुभाने की तैयारी। तो भारत सरकार काफ़ी हद तक तैयारी कर रही है कि किस तरह से चीन की जो कंपनी है वो भारत में आए। इसको लेकर के सरकार तरह तरह की कदम उठा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो गडकरी जी का कहना है जिस तरह से केंद्र सरकार ने पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, उस तरह से राज्य सरकार भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दें, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे जो है ये हमेशा चर्चा में रह रहा है। करनाल में बैंक से 100 करोड़ की ठगी, सीबीआई ने दर्ज किया केस।
तो जो ठगी हुआ 100 करोड़ का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करनाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीआई इंपॉर्टेंट है। सीबीआई हमेशा चर्चा में रहता है, तो सीबीआई को लेकर के हम डिटेल से एक बार डिस्कस करते हैं कि सीबीआई क्या है। और कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूजन होता है, याद रखना, नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नहीं, सीबीआई होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। सीबीआई आता है कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत, डीओपीटी इसको कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी के अंतर्गत आता है कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीबीआई। क्या सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल नहीं। क्या सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है? तो सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक संस्था वो संस्था होता है जिसका स्थापना जो है संविधान के प्रावधान के तहत या संविधान में जिसका जिक्र हो। जैसे चुनाव आयोग का भारत के संविधान में जिक्र है, तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो एक संवैधानिक संस्था है, चूंकि उसका संविधान में जिक्र है। दूसरी ओर जो है, संसद के किसी एक्ट के माध्यम से जिसकी स्थापना हो, उसे कहा जाता है सांविधिक संस्था। जैसे सीबीसी एक सांविधिक संस्था है। जैसे आपको हो गया एनजीटी के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सारे के सारे एक सांविधिक संस्था है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, चूँकि संसद के एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। लेकिन सीबीआई की स्थापना ना तो संसद के एक्ट के माध्यम से किया गया है और ना ही संविधान में इसका जिक्र है। इसलिए याद रखना, ये नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी है, नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। सीबीआई की स्थापना जो है एक प्रस्ताव के माध्यम से, एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था 1 अप्रैल 1963 को। और इसे जो पावर मिली है, यानी इसे जो इन्वेस्टिगेशन की शक्ति मिली है, वो दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा जो है इसे पावर मिली है। याद रखना, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा इसे जो है पावर मिली है। और जो हमारा इंटरपोल का जो सहयोगी है, भारत में जो इंटरपोल का सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है वो है सीबीआई। यानी इंटरपोल अगर किसी तरह का छानबीन इंडिया में करेगा या किसी भी तरह का सहयोग अपेक्षित करेगा इंडिया में, तो वो सीबीआई को कंसल्ट कर सकता है। और इसी तरह से सीबीआई किसी भी तरह के सहयोग के लिए इंटरपोल को कंसल्ट कर सकता है। इंटरपोल के सहयोगी इंडिया में सीबीआई है। तो उम्मीद है कि सीबीआई क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, यहाँ पे एक इशू है, ILFS को गिफ्ट सिटी में हिस्सा बेचने की मंजूरी। तो गिफ्ट सिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? तो गुजरात में बना है। गिफ्ट सिटी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की, यानी वो जगह जहाँ का लॉ इंटरनेशनल मानकों के अनुसार जो है काम करेगा, इंटरनेशनल फिनांस वहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगी, वो जगह आपको एस्टेब्लिश किया गया है। और जो पहला इंडिया का IIFS है, इंडिया का जो पहला IFSC है, उसका हेडक्वार्टर आपको है गांधीनगर गुजरात में, और इसे ही कहा गया गिफ्ट सिटी। यानी गिफ्ट सिटी मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी। यहाँ का जो लॉ होता है, नॉर्मली गिफ्ट सिटी के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊँ कि यहाँ का जो लॉ होता है, नॉर्मली भारत के लॉ वहाँ पे लागू नहीं होता। एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होते हैं, और वहाँ पे भारत का लॉ लागू नहीं होता। G7 में सभी देशों की व्यक्तिगत मौजूदगी चाहते हैं ट्रंप। G7 का जो समिट आयोजन होने वाला है, वो समिट इस बार होने वाला है अमेरिका में, और ट्रंप साहब चाहते हैं कि जितने भी G7 के देश हैं वो वर्चुअल समिट ना करके वो अमेरिका आए और अमेरिका में जो है G7 का समिट में पार्टिसिपेट करें। G7 के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लो। G7 की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में तेल की क्राइसिस हुई थी। वर्ल्ड लेवल पे तेल की जो है क्राइसिस हुई थी 1973 में, और उसके बाद जो है G7 कंट्री की स्थापना हुई थी 1975 में। G7 की स्थापना कब हुई है? 1975 में। 97
1973 की तेल क्राइसिस के बाद 1975 में G5 कंट्री की स्थापना की गई थी। उसके बाद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2018 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है क्रीमिया को लेकर के। देखो क्रीमिया का क्षेत्र जो है इसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पहले ये G8 था, लेकिन जो है रूस क्या हुआ, रूस ने 2014 में जो क्रीमिया का क्षेत्र था, क्रीमिया जो है रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद का कारण था, यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद का कारण था। और कई लोगों का मानना था, ये जो G7 का कंट्री है इसका मानना था कि क्रीमिया जो है पार्ट है यूक्रेन का। रशिया ने क्या किया कि उस क्रीमिया को अधिकार कर लिया, अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया। और उसके बाद जो है ये जो G7 के कंट्री हैं जिसमें अमेरिका, यूक्रेन, अमेरिका है, फ्रांस वगैरह है, ये सारे के सारे देश ने जो है रूस पे आपत्ति की कि आपको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। और उसके बाद फाइनली उसे G8 से बाहर कर दिया गया है। G8 से रूस के बाहर होने के बाद ये संगठन फिर से बन गया G7 कंट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। G7 की स्थापना हुई है 1975 में। तेल क्राइसिस के बाद जो है G7 की स्थापना हुई है। 2014 में जो है रूस को इसे बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर किया गया है कि क्रीमिया को जो है रूस ने अधिकार कर लिया था और वो क्रीमिया पार्ट था यूक्रेन का। चलिए आज हमारे पास इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक तो पक्का कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।